ठीक है। अच्छा जी, आज कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फ़र्स्ट क्लास है? सना आपकी फ़र्स्ट क्लास है, और अदनान भी मुझे लग रहा है कि आज इन्होंने ज्वाइन करा है। अच्छा, आप लोग जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ये अपना नंबर जो है वो शेयर कर दें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए, और हम लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं सारा मटेरियल वगैरह शेयर कर रही होती हूँ वो फिर आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा, उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने नंबर शेयर कर दें। हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसके 19 स्लाइड्स तक कवर कर लिया था। हमने क्या कुछ डिस्कस कर लिया है, हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात कर ली थी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात कर ली थी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात करी थी कि इकोनॉमिक्स की 2 मेन ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एजेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी के हवाले से हमने बात करी थी कि 4 इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इसके रिवॉर्ड के हवाले से बात करी थी, कैपिटल फॉर्मेशन और इसकी स्टेजेस, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन स्पेशलाइजेशन, ठीक है जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं इसके हवाले से बात करी थी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं अब तक, और मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट, एक होमवर्क दिया था कि अगर आपके पास मेरा नंबर है नरगिस तो आप पर्सनली भी शेयर कर सकती हैं, बिल्कुल, इट्स ओके। तो आप लोगों को ये करना था कि आपको 64 तक, आई थिंक मैं 63 तक मैंने कहा था कि एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो क्या जी, क्या नहीं मिला? तो यार, तो तुम लोगों के पास किसी का नंबर नहीं है? एडमिन में भी किसी का नंबर नहीं है? तो बाद में तो आप ग्रुप में मैसेज कर देते कि मिस वो एमसीक्यूज़ वाली फाइल रीशेयर कर दें। ये वाले काम नहीं किया करो भाई तुम लोग के, भाई 2 दिन बाद मैं आके एक एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया होगा और वो एक अलग कहानी मेरे सामने आए। अगर एमसीक्यूज़ की फाइल नहीं थी तो भाई मुझे ग्रुप में मैसेज, ग्रुप किस लिए बना है? ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ही यही है ना कि अगर किसी के पास मटेरियल नहीं पहुंचा है, सबको मटेरियल मिल जाए, नहीं है तो आप पूछें, डिस्कस करें कि भाई हमारे पास नहीं आया। तो आइंदा अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको मिली ना हो, तो आप ग्रुप में करें। ग्रुप में ऐड नहीं है इन केस, किसी का नंबर तो होगा ना, एडमिन्स का नंबर हो तो होगा, उनसे कांटेक्ट करके बोल दें कि भाई हमें ग्रुप में ऐड करवा दें। बहरहाल आप दोनों ने सॉल्व करे हैं एमसीक्यूज़? मुश्किल थे? आपने भी 30 तक करें? 30 तक कोई प्रॉब्लम हुई? तो 11 से आपने नहीं करे, तो ये इसकी कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहे थे क्यों भाई? 11 से ऐसे कौन से एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है? थोड़ा सा इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, ये जो 11 से है, 11 से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इशू रिलेट्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। जैसे कि बीच बीच में से मैं कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। तो कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से बताएं कि कौन सा इशू ऐसा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता है कि उसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब पहला ऑप्शन पढ़ें आप, इम्पैक्ट ऑफ क्रूड प्राइस हाइक ऑन इन्फ्लेशन। क्रूड ऑयल वगैरह की अगर प्राइस में इफ़ेक्ट आता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है ना। ऑयल प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट में भी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, मशीन्स वगैरह में यूज़ हो रहा होता है। तो क्या होता है, ओवरऑल चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन हमें पता है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये माइक्रो के नहीं हैं। तो ए ऑप्शन हम हटा देते हैं। बी क्या है,
इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन बैंक रेट ऑन बैंक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अगेन एक ब्रॉड लेवल पे बात हो रही है, पूरे ओवरऑल सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ये कोई माइक्रो का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है, ये भी किसका कॉन्सेप्ट है, मैक्रो का है, माइक्रो का नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ वीट प्रोडक्शन ऑन वीट प्राइसेस, आप देख रहे हैं, आप बहुत स्पेसिफिक हो गए अचानक से। वीट प्रोडक्शन में अगर शॉर्टेज हो रही है, शॉर्टेज किसे कहते हैं कि किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई क्या है, कम है, शॉर्ट हो गई है वो चीज़ मार्केट में। शॉर्ट अगर कोई चीज़ मार्केट में हो जाती है तो क्या होता है, उसकी प्राइसेस पे इफेक्ट आता है, वो चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है मार्केट में। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन में आप एकदम से स्पेसिफिक हो गए, आप एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, उस कमोडिटी की मार्केट के हवाले से बात कर रहे हैं आप। नहीं, वीट फूड आइटम के अंदर वीट प्राइस एक कंज्यूमर गुड है, वो कोई कैपिटल गुड नहीं है, यानी अगर वीट प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगी। ऑयल तो देखिए ना इनपुट है भाई, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए या तो आप मशीन्स के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मशीन में ऑयल की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, या आप ट्रांसपोर्टेशन तो हर कोई यूज़ करता है ना, एक चीज़ बन गई है उसको फैक्ट्री से दुकानों तक लेकर जाना है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है पेट्रोल वगैरह। तो ऑयल प्राइस बढ़ने से इस वजह से इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि वो इनपुट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, तो इनपुट एक्सपेंसिव होता है तो आउटपुट की प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। आपको याद होगा कि हमने माइक्रो में एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, ठीक है ना, कि किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिटर्मिन होती है, या किसी प्रोडक्ट की प्राइस में अगर चेंज आता है तो उसके फैक्टर्स भी हम इसमें पढ़ेंगे, तो ये वही वाली बात हो रही है, ठीक है ना। चलें, इसमें 12 की अगर बात करें तो ये हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम हो, बट इकोनॉमिक मॉडल्स जो हैं वहाँ पे भी कर रही है फ्लक्चुएट, वहाँ सही हो गई है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा कि आपके पास स्क्रीन सही शो हो रही है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास तो एकदम से स्क्रीन बहुत अजीब सी हो गई है, बट अगर आप लोगों के पास सही शो हो रही है तो आप लोग बता दें, मैं आगे बढ़ जाऊँगी फिर। सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई इकोनॉमिक मॉडल पढ़ा नहीं है, तो ये सही बात है कि आप लोगों को हो सकता है इसके ऑप्शंस ना समझ में आए, बट इकोनॉमिक मॉडल जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो हाइपोथेटिकल अजम्पशंस पे बेस करते हैं, ऐसी अजम्पशंस जो रियलिस्टिक नहीं होती, हम एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि भाई प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम इसमें अजम्पशन ले रहे होते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, जैसे इनकम नहीं चेंज होगी, कोई दूसरी चीज़, ऐसा पॉसिबल नहीं है, रियल वर्ल्ड में सारी चीज़ें एक साथ चेंज हो रही होती हैं, तो हम ऐसी अजम्पशंस देखेंगे जो हाइपोथेटिकल हैं। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आ रहा है एमसीक्यू तो इट्स ओके, क्योंकि अभी हमने मॉडल कोई देखा नहीं है। तो देखें, जैसे हमने 11 एमसीक्यू करा उसी तरह का 14 और 15 है। अब आपने ये खुद से कोशिश करनी है, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो उसको कोशिश करना है, उसको छोड़ नहीं देना कि नहीं हो रहा तो छोड़ दें, ठीक है ना। तो 14 और 11 आपको समझाया, अब आपने 14 और 15 को ट्राई करना है खुद से सॉल्व करने का, अगर नहीं हुआ तो फिर आप मेरे पास आएंगी। अच्छा जी, 16 कौन से लॉस को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इकोनॉमिक लॉस को। रीज़न क्या है, रॉबिन ने कहा था इकोनॉमिक्स किस पे बेस करती है, ह्यूमन बिहेवियर पे। ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल, ठीक है ना, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, चेंज होता रहता है, ठीक है। कोशिश ज़रूर की जाती है, कोशिश ज़रूर की जाती है कि चीज़ों को देखते हुए कि हमारी इकनॉमी कहाँ जा सकती है, ग्रो करेगी इन फ्यूचर या रिसेशन में आ जाएगी, लेकिन उसकी 100% प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये भी देखें, ये असल में बात ये कि ये भी वो कुछ वो कंडीशंस जो कि हम कांस्टेंट रखते हैं इकोनॉमिक लॉस को पढ़ते हुए, उसको हम क्या कहते हैं, जब भी कोई लॉ या थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशंस ले रहे होते हैं, ये वो अजम्पशंस हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि इनकम कांस्टेंट रहेगी, तो ये क्या है, एक अजम्पशन है। रियल वर्ल्ड में इनकम, जी इकोनॉमिक लॉस वाला, इकोनॉमिक लॉस, अच्छा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई लॉस का थोड़ा बहुत आपको पता चला कि लॉ जब हम थ्योरी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, एक तो उसके अंदर क्या होती है, कुछ अजम्पशंस होती हैं, ठीक है ना।
तो अजम्पशंस होंगी, यानी उनकी नेचर क्या हो गई, कंडीशनल नेचर हो गई उनकी, डेफिनेट नहीं है। यानी मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे। तो क्या ये डेफिनेट है, हमेशा जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है? हमने कहा नहीं, ये तो अजम्पशन पे बेस कर रहा है। हमने बहुत सारी अजम्पशंस ली हुई है। लेट्स से कोई चीज़ फैशन में आ जाती है, ट्रेंडिंग हो जाती है, तो क्या होता है, उसकी हाई प्राइस पे भी लोग उसको बाय कर रहे होते हैं। तो एक कंडीशनल नेचर है इकोनॉमिक लॉस की, कि उसमें कुछ कंडीशंस ली हुई हैं। अगर ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी तो इसका रिलेशन ये निकल के आएगा। कंडीशन लगा दी ना आपने इसके साथ कि भाई प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इन्वर्स रिलेशन जब होगा जब ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, तो ये कंडीशनल नेचर हो गई। ठीक है ना, 18 समझ में आया। इकोनॉमिक लॉस को पढ़ते हुए कुछ चीज़ों को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, अजम्पशंस कहते हैं। ठीक है ना, 19 और 20 में कुछ भी मुश्किल नहीं है। 21 सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, ये वो चीज़ नहीं है जो आप खुद से समझ सकें। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, प्राइस थ्योरी। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है। ठीक है ना, चलें तो ये भाई प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिएगा इसी वीक के अंदर आप लोग इसके जो 63 MCQs हैं वो सॉल्व कर लें। मैं दोबारा से ग्रुप में इसको रीसेंड कर दूंगी। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे इस वक्त स्क्रीन क्योंकि मेरे पास ऐसी शो हो रही है तो मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है तो वो प्लीज़ अपना नंबर शेयर कर दें यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए और आप लोगों को सारा कोर्स मटेरियल मिल जाए, ताकि आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, अच्छा जी, तो आज हमने बेसिकली अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करना था। जिन्होंने आज ही ज्वाइन करा है उनको मैं बता दूं कि चैप्टर 1 हमने कंप्लीट नहीं करा। हमने चैप्टर 1 अभी सिर्फ हाफ करा है और हम चैप्टर 1 हाफ करके उसको वहीं रोक कर चैप्टर 2 पे आ रहे हैं। रिमेनिंग जो पार्ट है वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का। अच्छा, आज एक अच्छी न्यूज़ कह लें कि मिली है कि पहले जो मेरिट सर्टिफिकेट्स वगैरह हुआ करते थे वो बीच में ख़त्म कर दिए गए थे। अब PRC लेवल पर भी मेरिट सर्टिफिकेट्स दोबारा से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। यानी 5 मेरिट सर्टिफिकेट जो टॉप हाईएस्ट जिनके जो सिक्योर करेंगे उनको मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। PRC लेवल पर भी हो गया। कैफ के अंदर तो ये था ही, मेरिट भी है, गोल्ड मेडल भी है, लेकिन ये कि PRC के अंदर नहीं था, अब इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो ये बड़ा अच्छा एक वो होता है, स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन एक आती है कि भाई मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा। इससे पहले तक क्या था, भाई जितनी भी मेहनत कर लो पास ही होना है, कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई आपको कोई अवार्ड किसी तरह का मिल सकता है अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। बट अब ये है कि अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलेगा। ठीक है ना, तो कोशिश करनी है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें आप और ज़्यादा एफर्ट दें ताकि आप सिक्योर कर सकें। और इस केस में आपको अपने टीचर्स की बहुत हेल्प लेनी है। ठीक है ना, कभी भी क्वेश्चंस पूछने से आपने हेजिटेट नहीं करना। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने टीचर को ज़रूर इन्वॉल्व करें, उनको बताएं कि आपको कहाँ इशू आ रहा है। अच्छा, अब जो ये चैप्टर 2 है हमारा, ये मैं कह लूँ कि इकोनॉमिक्स का, पूरे इकोनॉमिक्स का एक फाउंडेशन बनाने वाला चैप्टर है। ठीक है ना, ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे चैप्टर समझने में बहुत इजी होगा। अगर इसी चैप्टर में कहीं कंफ्यूजन रह गई तो ओवरऑल कंफ्यूजन रहेगी आपकी। ठीक है ना, तो इस चैप्टर को मैं बहुत आराम से लेकर चलती हूँ ताकि इसको जब तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए बच्चे को, मैं आगे नहीं बढ़ती। चैप्टर का नाम क्या है, डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी हम मार्केट के हवाले से बात करेंगे। हमें पता है मार्केट किसे कहते हैं। मार्केट एक ऐसी प्लेस है, चाहे वो फिजिकल हो या वर्चुअल हो, जहाँ पे एक फोर्स बायर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं, और उनके दरमियान किसी चीज़ का एक्सचेंज हो रहा होता है। वो गुड्स भी हो सकते हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, बॉन्ड, शेयर्स वगैरह का। ठीक है ना, तो मार्केट के अंदर 2 फोर्सेज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस। ठीक है ना, ये 2 फोर्सेस कौन सी होती हैं, डिमांड और सप्लाई। और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, ये अभी हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है तो उसी में स्लाइड में हम समझेंगे कि क्या मतलब है। चैप्टर की थीम कुछ इस तरह की है
कि हम सबसे पहले डिमांड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और डिमांड को हम डिटेल में बात करेंगे। डिमांड किसे कहते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, डिमांड की कोई थ्योरी अगर है, डिमांड कर्व कैसा बनता है, ठीक है ना, इसको डिटेल में बात करेंगे। डिमांड को बात करते हुए हम सप्लाई के बारे में नहीं सोचेंगे, बिल्कुल सेपरेट डिस्कशन होगी। फिर सप्लाई को हम एक सेपरेट डिस्कस करेंगे, देन हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन करके फिर मार्केट को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये थीम है चैप्टर की। फर्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू मार्केट एनवायरनमेंट। आप लोगों के पास सही शो हो रही है बिल्कुल स्लाइड, ठीक है। मार्केट एनवायरनमेंट की स्लाइड में कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं हो रही। अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक फर्स्ट लाइन ही इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ द मार्केट दैट ब्रिंग्स टुगेदर बायर्स एंड सेलर्स। सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किसे कहते हैं। मार्केट जो है वो बायर्स और सेलर्स को एक जगह पे जमा कर देती है, ठीक है ना, मिला देती है, ठीक है। There are different types of markets such as goods market, financial markets, factors market. Goods market जिसमें चीज़ों की खरीदो फरोख्त हो रही है, फाइनेंशियल मार्केट जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की खरीदो फरोख्त हो रही है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह। फैक्टर्स मार्केट जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल की मार्केट है ये, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये भी एक मार्केट है, लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है। हमारे इस कोर्स में जिस मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो गुड्स मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट और फैक्टर्स मार्केट के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं होगी इस कोर्स में, ठीक है। आगे की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मार्केट के अंदर ही जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किसी भी चीज़ की प्राइस और क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है। मार्केट कैन ऑल्सो बी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल और वर्चुअल। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट हो गया। यार तुम लोग सो रहे होते हो क्या? अभी अभी मैंने यही बात बताई कि चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। नेट इशू कर रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, सब कुछ क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नायाब चैप्टर मैंने अभी बताया कि चैप्टर 1 हमने कंप्लीट डिस्कस नहीं करा है। चैप्टर 1 हमने 19 स्लाइड तक 19 स्लाइड तक कर लिया है। रिमेनिंग चैप्टर हम बाद में करेंगे। चैप्टर 1 को हम वहीं स्टॉप करके चैप्टर 2 पे आ गए हैं, ठीक है। चलें, मार्केट की डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। डिमांड से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड की डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है। डिमांड किसे कहते हैं? डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी टर्म में आप किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कमोडिटी किसे कहते हैं? गुड या प्रोडक्ट को। किसी भी गुड या प्रोडक्ट का दूसरा नाम कमोडिटी है, ठीक है ना। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड किसी भी चीज़ की उस क्वांटिटी का नाम है विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। जो कि एक गिवन प्राइस पर कंज्यूमर विलिंग भी है और एबल भी है परचेज करने के, उस क्वांटिटी को डिमांड कहते हैं। क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं कि भाई डिमांड जो है ना वो 2 या मैक्सिमम 3 फैक्टर्स को कंबाइन करके बनती है। कौन से 3 फैक्टर्स हैं? कह रहे हैं सबसे पहले उसकी किसी भी चीज़ को आप डिमांड अगर करोगे तो उसकी डिज़ायर होगी आपके दिल में ना, एक ख्वाहिश है कोई फला चीज़ ख़रीदने नहीं है, ठीक है ना। ये है विश, ठीक है। खाली किसी चीज़ की डिज़ायर होना डिमांड नहीं बन जाता। मैं घर बैठ के जो है ना वो सोच रही हूँ कि यार मुझे ना BMW ख़रीदना, मुझे BMW बड़ी अच्छी लगती है, तो ये सिर्फ विश है। ये डिमांड कब बनेगी? डिमांड जब बनेगी जब मेरे पास उसको ख़रीदने के पैसे भी होंगे, परचेजिंग पावर। और सम टाइम क्या होता है कि डिज़ायर और परचेजिंग पावर होते हुए भी एक तीसरी चीज़ नहीं होती जब वो डिमांड नहीं बन पाती है। वो तीसरी चीज़ क्या है? विलिंगनेस। अब विलिंगनेस क्या हुआ? डिज़ायर तो ख्वाहिश तो है, तो विलिंगनेस और डिज़ायर में क्या फ़र्क है? विलिंगनेस रेडीनेस टू बाय द कमोडिटी, फ़ौरन से तैयार होना उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। देखें, सम टाइम क्या होता है कि आप घर में बैठे हुए होते हैं और आपको किसी चीज़ को खाने का दिल कर रहा होता है,
ठीक है ना, कि यार ये चीज़ आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, लेकिन अब कौन जाए बाहर आइसक्रीम खाने के लिए, दिल भी कर रहा है, पैसे भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़ौरन से निकलने का, बाहर बड़ी सर्दी हो रही है यार, बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो आपने उस चीज़ को फ़िलहाल क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि ठीक है कल चले जाएंगे या किसी और टाइम पे चले जाएंगे, ठीक है, तो वो अभी डिमांड ऑब्वियसली नहीं बन पाई, ठीक है ना, डिज़ायर भी थी, परचेजिंग पावर भी थी, लेकिन विलिंगनेस नहीं थी, ठीक है। कपड़े ख़रीदने हैं यार, ऐसा करते हैं अगले महीने ख़रीद लेंगे, ठीक है ना, ख़रीदने हैं, पैसे भी हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न आपने बोला अभी नहीं, उसको पोस्टपोन कर दिया आपने, कल ख़रीद लेंगे, अगले महीने ख़रीद लेंगे, सेल लगेगी ना अभी जब ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। तो 3 फैक्टर्स हैं, जब ये कंबाइन होंगे तो डिमांड बन पाएगी, डिज़ायर, विलिंगनेस, फ़ौरन से तैयार है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, तीसरी क्या, परचेजिंग पावर, ये 3 चीज़ें कंबाइन होंगी तो ये डिमांड बनेगी। समझ में आने वाली बात है, जाहिर है, ठीक है ना। आगे बढ़े, इसकी ये डेफिनेशन भी आ रही होती है पेपर में ना, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज वाली। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, कह रहे हैं डिमांड 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड, दूसरे को हम कहते हैं डिराइव डिमांड, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट डिमांड में लिखा हुआ है कि डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स और गुड्स विच कंज्यूमर बाय डायरेक्टली टू सेटिस्फाई इट्स नीड आर नोन एज डायरेक्ट डिमांड, ठीक है ना। कह रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड, अब ये कंज्यूमर गुड्स कैसे कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है जो कंज्यूमर खरीद रहा है। कंज्यूमर कोई भी चीज़ क्यों खरीदता है, अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, ठीक है ना। कंज्यूमर का काम प्रोडक्शन करना नहीं है, कंज्यूमर का काम कंजम्पशन करना है। तो जिन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स कह रहे हैं, वो कंज्यूमर गुड्स किस लिए यूज़ होंगे, कंजम्पशन करने के लिए, कि वो फाइनल गुड्स हैं, उनको लिया और आपने अपने इस्तेमाल में यूज़ कर लिया, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है ना। दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स लिखा हुआ है डिराइव डिमांड के अंदर, ये किन चीज़ों की डिमांड है, कैपिटल गुड्स की डिमांड या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड। कैपिटल गुड्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम सिर्फ कैपिटल गुड्स तक ही रहें और कैपिटल गुड्स को कंज्यूमर गुड्स से कंपेयर करें, तो कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल क्या है, पढ़ चुके हैं, मैन मेड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इनकी डिमांड क्यों की जा रही है, क्योंकि दूसरी चीज़ें बनानी हैं, इनको कंज्यूम नहीं करना, आपकी कोई नीड नहीं थी जिसको सेटिस्फाई करने के लिए आपने वो खरीदा और कंज्यूम कर ली वो चीज़, नहीं, आपने कैपिटल गुड्स की डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको उससे क्या करना है, कोई और चीज़ बनानी है। जब कोई और चीज़ आपको बनानी है तो अब आप कंज्यूमर नहीं हैं, अब आप कौन है, प्रोड्यूसर हैं। तो कंज्यूमर गुड की डिमांड कौन कर रहा है, करेगा, कंज्यूमर। कैपिटल गुड्स की या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कौन करेगा, प्रोड्यूसर, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों डिमांड होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल क्यों डिमांड हो रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ बनाना है, प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन का काम किसका है, फर्म्स का, प्रोड्यूसर्स का, ठीक है ना। पहला डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट डिमांड कंज्यूमर कर रही है कंज्यूमर गुड्स की, डिराइव डिमांड किसकी तरफ से आ रही है, प्रोड्यूसर्स की तरफ से। ये किन चीज़ों की डिमांड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, कैपिटल गुड्स की डिमांड, ठीक है ना। अब डिराइव डिमांड को डिराइव क्यों बोल रहे हैं, डिराइव का मतलब क्या होता है, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा कि नहीं, जैसे इकोनॉमिक्स की हमने बात करी, इकोनॉमिक्स की टर्म किसी दूसरी उससे टर्म से डिराइव हुई है, डिराइव मतलब निकली हुई है। जैसे हम एक कॉमन उसमें बोलते हैं ना कि दही जो है वो दूध से बनता है, तो दही दूध से ही निकला है, वो दूध का डेरिवेटिव है, दूध से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से डिराइव डिमांड का सेंस ये बन रहा है कि किसी और डिमांड से बन रही है, किसी और डिमांड के एग्जिस्ट करने की वजह से ये डिमांड क्रिएट हुई है, कोई और डिमांड है जिसकी वजह से ये डिमांड क्रिएट हो रही है, इस वजह से उसको हम डिराइव डिमांड कह रहे हैं। क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जो है गाड़ियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। कार्स कंज्यूमर गुड ही कंसिडर किया जाता है, कंज्यूमर इनको बाय करते हैं अपनी नीड वांट सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये किन गुड्स की डिमांड है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है। और कंज्यूमर गुड्स की डिमांड किसकी तरफ से हो रही होती है, कंज्यूमर्स की तरफ से हो रही होती है। ये कहला रही है आपकी
डायरेक्ट डिमांड। अच्छा, जैसे ही गाड़ियों की डिमांड बढ़ी और गाड़ियां जो बनाने वाले हैं उनको पता चला कि भाई मार्केट में अब पहले से ज़्यादा हो गई है गाड़ियों की डिमांड, तो वो क्या करेंगे जब उनको ये बात पता चलेगी? गाड़ियां बनाएंगे। मतलब जाहिर है डिमांड बढ़ गई है तो ज़ाहिर अब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे इन्होंने बोला मशीन्स वगैरह, वो बात वहीं पर आनी है कि जब आपको गाड़ियाँ ज़्यादा बनानी है तो अब आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, सारे फैक्टर्स चाहिए आपको। तो जब आपको पता चला कि गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है तो आपने क्या करा? अगर इसको समराइज करें तो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की डिमांड बढ़ा दी। भाई आपने बोला अब गाड़ियाँ ज़्यादा बनानी है तो अब स्टील भी ज़्यादा चाहिए, रबर भी ज़्यादा चाहिए, लेबर भी पहले से ज़्यादा चाहिए, कैपिटल भी पहले से ज़्यादा चाहिए। भाई मशीन्स ज़्यादा चाहिए ना, ज़्यादा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो मुझे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो ये डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये डिमांड बढ़ गई है। गाड़ियों की डिमांड बढ़ी तो प्रोड्यूसर ने गाड़ियाँ बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ाई। तो ये डिमांड कहाँ से निकल रही है? यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है ना। गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ी है, इसलिए इस डिमांड को हम क्या बोलते हैं? डिराइव डिमांड। तो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगी। इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता इस तरह से कि आप बोलें डिमांड फॉर कैपिटल गुड बढ़े तो डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड बढ़े। ये इसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो बिल्कुल है, साथ ही साथ इसका रिलेशन भी इसी तरह का है, इसी डायरेक्शन में। यानी एक होता है ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट रिलेशन के साथ साथ कॉज जो है ना वो कंज्यूमर गुड की डिमांड है। कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ेगी तो कैपिटल गुड की डिमांड बढ़ेगी। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि डिमांड फॉर कैपिटल गुड बढ़ेगी तो डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड बढ़ेगी, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, ये इससे डिराइव हो रही है, वो उससे डिराइव नहीं हो रही है। बात आ रही है समझ में? अगर कहीं लिखा हुआ डिमांड फॉर कैपिटल गुड इंक्रीज ड्यू टू दिस डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड इंक्रीज, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो फर्म्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है ना। ये इस तरह का है। बात आ रही है समझ में? तो इस वजह से हम इसको डिराइव डिमांड कह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? स्लाइड में ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता दें, मुझे तो इस वक्त किसी का नाम ही शो नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग कोशिश क्या करें, मैं अक्सर देखती हूँ कि स्टूडेंट्स बीच में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं। आप लोग अपना नेट को जो है ना वो ज़रा देखा करें क्लास से पहले कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो बीच में क्लास ज्वाइन करना और फिर क्लास एकदम से बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाना, उससे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो कोशिश क्या करें कि कंटिन्यूशन में क्लास लें। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके सामने हेडिंग क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? यानी यहाँ पे उन फैक्टर्स की बात हो रही है जो कि डिमांड को हमारी डिटरमिन करते हैं। वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को डिटरमिन करते हैं। नहीं आ रही समझ में बात? इसको और आसान कर लेते हैं। वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ गई कि जिन फैक्टर्स की वजह से हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। इफेक्ट का मतलब कि कभी हम किसी चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं, कभी किसी चीज़ की डिमांड कम कर देते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं ना जिनकी वजह से हम डिमांड कभी ज़्यादा कर रहे होते हैं, कभी कम कर रहे होते हैं। कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है, कभी हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कभी उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड चलेगी तो मुश्किल बात हो जाएगी। कभी कोई चीज़ फैशन में आ जाती है, कभी किसी चीज़ का टेस्ट डेवलप हो जाता है हमारा, कभी किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए हम इनकरेज होते हैं उस चीज़ को बाय करने के लिए, उस चीज़ की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, हमारी डिमांड को डिटरमिन करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसकी दूसरी हेडिंग क्या हो सकती है? फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड।
फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, चलें, सबसे पहला फैक्टर जो आपके सामने लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि ये वो फैक्टर है जो की फैक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये सबसे ज़्यादा हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। और क्या लिखा हुआ है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। किसी चीज़ की प्राइस सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और हमें पता है कि एज अ बायर का क्या बिहेवियर होता है, बायर हम क्या नेचर होती है, वो हमेशा चाहेगा कि उसको प्राइस क्या मिले, कम मिले। ठीक है ना, और हाई प्राइस उसको हमेशा क्या करती है, डिस्करेज करती है। ठीक है ना, इसी वजह से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का उसकी डिमांड के साथ क्या रिलेशन होता है, इनवर्स, नेगेटिव रिलेशन। यानी जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, क्योंकि अगर हमने ये बात नहीं करी तो हो सकता है कि कोई कंडीशन चेंज हो जाए। समझाती हूँ इस बात को। इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी एक फैक्टर का इफेक्ट दूसरे पे देख रहे होते हैं तो हम अजम्पशन लेते हैं कि कोई दूसरा फैक्टर इस दौरान चेंज नहीं होगा। अगर कोई दूसरा फैक्टर भी चेंज हो जाएगा तो वो रिलेशन प्योर हमें नहीं समझ में आ पाएगा। मिसाल देकर बताती हूँ। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि एक चीज़ की प्राइस बढ़ी, आप यहाँ पे कह रहे हैं उसकी डिमांड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। रिलेशन यही है, इनवर्स है। लेकिन व्हाट इफ वो चीज़ फैशन में हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही हो, तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे? नहीं, ज़्यादा करेंगे। आपने बोला कि मिस आपने तो गलत रिलेशन बताया, देखें फलां चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा हो रही है लेकिन लोग उसकी डिमांड भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या बोलूँगी कि भाई आपने, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर चेंज हो रहा है तो जिसकी वजह से आपको प्योर इफेक्ट प्राइस का डिमांड के साथ नहीं नज़र आ पा रहा। तो अगर मैंने एक प्योर रिलेशन देखना है कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, तो मुझे ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि प्राइस के अलावा कोई दूसरा फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। फैशन सेम है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये सारे फैक्टर्स मैं क्या अज्यूम करूँगी, कांस्टेंट। क्या रियल वर्ल्ड में ये कांस्टेंट होते हैं? नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, लेकिन ये ज़रूरी है रिलेशन को देखने के लिए। ठीक है ना, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन समझाया था जब दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, जब प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कितनी क्वांटिटी आप उसकी डिमांड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी। और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज हो जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में आप QD भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये मैंने क्या किया है, दोनों में इंक्रीज कर दी प्राइस को। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन है प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, आगे बढ़ें। सेकंड फैक्टर क्या आ गया भाई हमारे पास, कंज्यूमर इनकम। हमने कहा कि सिर्फ प्राइस तो इफेक्ट नहीं करती हमारी डिमांड को, हमारी इनकम भी इफेक्ट करती है। ठीक है ना, हमारी इनकम के चेंज होने से भी हमारी डिमांड पे इफेक्ट आता है। और एक कॉमन इफेक्ट क्या है, जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, हम पहले से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने के काबिल हो जाते हैं, तो हम अपनी डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, कम पैसे होंगे तो कम चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है ना, जनरल तो यही है। तो इनकम ज़्यादा होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि इनकम हमारी परचेजिंग पावर को इफेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गुड कंसिडर्ड। ये डिपेंड करता है कि आप टाइप ऑफ गुड कौन सी ले रहे हैं। टाइप ऑफ गुड से क्या मुराद है, कह रहे हैं भाई दो चीज़ें होती हैं, पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर 1 में, टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। रिकॉल करें, क्या पढ़ा था हमने, इनकम की बेसिस पर हम अपने गुड्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। वेरी गुड, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स। विद एग्जांपल हमने देखा था नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिनकी डिमांड इनकम के चेंज होने से सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही होती है।
इनकम बढ़ती है तो आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, इनकम कम होती है तो आप कम खरीदते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, इसलिए उनको हमने नॉर्मल गुड्स कहा था। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे भी आते हैं जो कि इन्फीरियर गुड्स होते हैं, चीप, सस्ती चीज़ें, ठीक है ना। इनकी डिमांड इनकम के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जब इनकम ज़्यादा होती है तो आप ऐसी चीज़ों को क्या करने लग जाते हैं, कम डिमांड करने लग जाते हैं। जब इनकम कम होती है तो आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनमें क्या हमने बात करी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल ली थी, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ली थी, ठीक है ना। जिनकी लो इनकम है वो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिनकी इनकम ज़्यादा है वो नहीं करेंगे प्रेफर। तो कह रहे हैं इन जनरल तो इनकम का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अगर टाइप ऑफ गुड में हम इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो फिर ये रिलेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि आप लोग नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं अपने पास घर में या नहीं। नोट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए। मैं किसी भी दिन आप लोगों को बोल सकती हूँ कि भाई फला डे पे जो है ना आप लोग अपने फेयर रजिस्टर लेकर आइएगा, क्योंकि अक्सर फेयर रजिस्टर्स नहीं आ रहे होते ना, घर में ही है तो भाई फेयर वहीं पे हो रहा है। मैं देखूंगी कि आप लोगों को कितना प्रॉपर उसको अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं। ये आपके खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे तो आ रहे हैं ना, तो यूट्यूब पे तो अभी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और जिस वक्त इस तरह का कोई टाइम है कि मैंने कुछ बोला है और मैंने चेक करने का टाइम है, तो उस टाइम पे प्लीज़ कोई दूसरा एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि हमारे पास फलां चीज़ नहीं थी, हमारे पास वो चीज़ नहीं थी। उससे पहले अभी मैंने कह दिया है तो आप लोगों के पास हर चीज़ होनी चाहिए, नहीं है तो आप लोग ले लें, ठीक है ना। अगर फेयर करना स्टार्ट नहीं किया है तो उसको करना स्टार्ट कर दें। अब देखिए यहाँ मैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर मैंने आपको स्टार्ट से अभी तक 2 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, जब हम किसी एक फैक्टर को डिस्कस कर रहे होते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। ये सारी बातें अभी आपके जहन में हैं, 1 हफ्ते बाद भूल जाएंगे आप, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर और इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके माइंड में कि आप इसकी लॉजिक भूलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए उस टाइम तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये कौन सी बात है, तो आसान सी बात है, याद रहेगी, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होता। तो इसलिए छोटी छोटी बातें जो मैं एग्जाम्पल अगर कोई दे रही हूँ, कोई भी बात समझा रही हूँ, उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखते रहा करें फेयर रजिस्टर के अंदर ही। ये आपको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका कि भूलेंगे नहीं फिर आप लोग। अच्छा, थर्ड फैक्टर आपके पास कौन सा आ रहा है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सबसे पहले तो हम समझते हैं, देखिए पहला फैक्टर क्या था, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जिसकी आप डिमांड की बात कर रहे हो उसकी अपनी प्राइस की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट की अपनी प्राइस को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के क्या होते हैं, कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जो क्या होते हैं एक साथ यूज होते हैं, एक साथ इस्तेमाल होते हैं, जिनकी क्या होती है ज्वाइंट डिमांड, एक की कंजम्पशन दूसरे के बगैर नहीं हो सकती। 2 चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो एक साथ ही कंज्यूम होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चाय बनाएंगे तो दूध चाहिए, आपको दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, ठीक है ना। चाय तो इटसेल्फ हम उसको टी ही कह रहे हैं ना, तो टी के लिए मिल्क रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। बैट बॉल खेलेंगे, बैट है बॉल नहीं है तो बैट बॉल नहीं खेल सकते, बैट एंड बॉल, ठीक है ना। कार है पर फ्यूल नहीं है तो कार का काम क्या है, चलेगी नहीं, ठीक है। आओ तो आप छोटी छोटी से कह सकते हैं, मोबाइल तो मोबाइल चार्जर, ठीक है ना। ब्रेड विद बटर, ठीक है। वो मैं जब भी एग्जांपल देती हूँ मुझे याद आता है, एक बच्चे ने बोला मिस हम तो ब्रेड के साथ बटर नहीं लेते। तो भाई ये एक जनरल एग्जांपल्स हैं कि मोस्टली ये चीज़ें एक साथ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिनकी डिमांड क्या होती है एक दूसरे के साथ होती है। अब समझे एक सिनेरियो कि हम बात कर रहे हैं टी की डिमांड पे किन किन फैक्टर से इफेक्ट आ सकता है। तो हमने कहा कि भाई पहला फैक्टर तो ये है कि टी की अपनी प्राइस चेंज हो जाए, टी एक्सपेंसिव हो जाए तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टी की प्राइस कम हो जाए तो टी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये कौन सा फैक्टर हो गया, फर्स्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा क्या हो सकता है, टी के जो बायर हैं उनकी इनकम में चेंज आ जाए तो डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, मिल्क की प्राइस चेंज हो जाए, टी की प्राइस उतनी ही है, मिल्क की प्राइस चेंज हो जाए, लेट्स से मिल्क एक्सपेंसिव हो गया
दूध के बाहर चाय तो नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो अगर मिल्क एक्सपेंसिव हो गया तो डायरेक्टली टी की प्राइस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन टी की डिमांड पे इफेक्ट आ जाएगा। कैसे? जब दूध महंगा होगा तो आप दूध की डिमांड क्या करोगे? कम करोगे। जब आप दूध को कम खरीदोगे तो ज़रा चाय भी कम बनाओगे, ठीक है ना। मुझे बहुत पसंद है चाय, मैं 3 टाइम पीती हूँ। अब दूध बहुत महंगा हो गया तो मतलब यार थोड़ा सा ना बजट पे भारी पड़ रहा है, अब दूध कम खरीदेंगे। दूध कम खरीदे तो आपने बोला बस 2 टाइम पियेंगे, बस सुबह और शाम बस। तो क्योंकि आप दूध को कम खरीद रहे हैं तो जाहिर है चाय की डिमांड पे भी कमी आएगी, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि एक अगर एक्सपेंसिव हो रहा है, उसकी डिमांड कम हो रही है, तो दूसरे की डिमांड भी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक साथ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। एक को ज़्यादा खरीदोगे तो दूसरे को भी ज़्यादा खरीदोगे। तो डिमांड की रिस्पेक्ट से देखा जाए तो दोनों की डिमांड क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है डिमांड, ठीक है ना। डिमांड की रिस्पेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अगर क्योंकि असल फैक्टर डिमांड नहीं है, असल फैक्टर क्या है, प्राइस। तो अगर इस रिस्पेक्ट से देखिए तो इसका चैनल ऐसे बनेगा, जैसे कि हमने कहा कि अगर प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज हो गई तो उसका इफेक्ट टी की डिमांड पे क्या पड़ेगा। हाँ जी, क्या पढ़ना चाहिए? मिल्क एक्सपेंसिव होने से टी की डिमांड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो इस ऐसे तो इन्वर्स रिलेशन है प्राइस का डिमांड के साथ, बट दोनों की डिमांड का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी मिल्क एक्सपेंसिव होने से आपने मिल्क की डिमांड भी कम कर दी और टी की डिमांड भी कम कर दी। तो इस तरह का जब भी आए तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। डायरेक्ट अगर आपसे मैंने कहा तो आपको मुश्किल हुई थोड़ी सी कि प्राइस ऑफ मिल्क के इंक्रीज होने से टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। डायरेक्ट सोचने में मिस्टेक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो पहले सोचें कि जिसकी प्राइस बढ़ी है उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, और फिर क्योंकि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक की डिमांड कम करोगे तो दूसरे की भी कम कर दोगे, एक की ज़्यादा करोगे तो दूसरे को भी ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा, तो एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरे तरह के कुछ गुड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स नाम से ही पता लग रहा है ना, दे आर सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे की जगह पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये भाई या तो जो है ना इन ड्राइव से चले जाएंगे या उबर कर लेंगे, येंगो कर लेंगे, ठीक है ना। या तो चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है ना, चाय कॉफ़ी, ठीक है। इसके अलावा अक्सर गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में पेट्रोल यूज़ हो रहा था, कुछ में सीएनजी से भी चल रही होती हैं, ठीक है ना, ये भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। इस तरह के हर ब्रांड्स आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। कपड़ों के कितने ब्रांड्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं आपस में, ठीक है ना। हर चीज़ में डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं तो वो आपस में सब्स्टिट्यूट्स कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बाइकॉट से पहले की स्लाइड्स हैं, इसलिए आपको एग्जाम्पल में मैकडोनल्ड दिख रहा है, अदरवाइज नहीं दिखता, तो इसको चेंज करेंगे हम। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जो एक दूसरे की जगह पे, अभी एक साथ नहीं यूज़ होने वाली चीज़ें, एक दूसरे की जगह पे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। वहाँ पे क्या था कि एक खरीदोगे तो दूसरी भी खरीदनी पड़ेगी, यहाँ क्या है, एक खरीदोगे तो दूसरे की ज़रूरत ख़त्म। इन ड्राइव से जाओगे तो अब 2 गाड़ियाँ तो नहीं मंगवाओगे, इन ड्राइव से गए तो अब येंगो से नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ क्या होगा कि जो चीज़ एक्सपेंसिव होगी लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे और दूसरे को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपको कॉफ़ी शॉप्स पे रश दिखता है या चाय के ढाबे पे? चाय के ढाबे पे बैठ के कोई आपको तस्वीरें लेता हुआ देखेगा, चाय की तस्वीरें ले रहा है। कॉफ़ी शॉप्स पे जाके लाजमी, भाई आज कॉफ़ी पीने गए हैं बाहर तो उसकी पिक्चर लाजमी डलेगी स्टेटस पे, ठीक है। हाँ, तो वो तो मस्ट है। वो मुझे लगता है कॉफ़ी पीने से ज़्यादा इस बात की खुशी होती है ना कि आप, हाँ एग्जैक्टली। तो इस वजह से आपको दिख रहा है कि भाई डिफरेंस है ना, जो चीज़ एक्सपेंसिव है उसकी डिमांड कम है, लोग दूसरी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसको ऑल्टरनेटिव पे ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैनल क्या बन रहा है, मैं इन सारे केसेस में टी की बात कर रही हूँ, यानी मैं इफेक्ट किस पे देख रही हूँ, टी की डिमांड पे। एक ही सिलेक्ट कर लेते हैं ना। अब देखिए आपने 3 तरह की प्राइसेस के बारे में बात करी। एक आपने बात करी प्राइस ऑफ द
ओन कह लें, ओन प्रोडक्ट। कौन सी वाली? ये शेयर हो जाती हैं, लेकिन ये कि चैप्टर 1 में हमने कुछ ऐसा लिखा नहीं था। अगर आप बोलेंगे तो इसको भी कर दूंगी मैं। चलें, हाँ ठीक है वो मैं कर दूंगी, PDF में कन्वर्ट करके ये हो जाएंगी। तो एक फैक्टर था प्राइस ऑफ द ओन प्रोडक्ट। 3 तरह की प्राइसेस के बारे में बात करी ना, अब इसमें क्लियर हो जाएं। एक हमने बात करी किसकी प्राइस की? कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस। और एक हमने बात करी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस। अब तीनों का मैं चैनल बना देती हूं यहां पे। इसमें हमने क्या कहा कि टी की बात कर रहे हैं। प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज हो जाती है तो भी टी की डिमांड क्या हो जाएगी? क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मिल्क एक्सपेंसिव हुआ, उसकी डिमांड कम करी आपने, तो टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हो गई तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड की टर्म नहीं यूज़ करिएगा। डिमांड की अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ऊपर मैंने QD लिखा है, नीचे डिमांड क्यों लिखा है। ये आगे हम बाकायदा इसका डिफरेंस समझेंगे। इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी डिमांड और डिमांड, इन दोनों टर्म्स के दरमियान भी डिफरेंस है। इकोनॉमिस्ट बहुत स्पेसिफिक होकर बात करते हैं, उन्होंने टर्म्स को भी स्पेसिफिक किया हुआ होता है कॉन्सेप्ट के साथ। फला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो यही टर्म यूज़ होगी, कोई दूसरी टर्म यूज़ नहीं होगी। तो इस इन टर्म्स का डिफरेंस अभी हम आगे जाके समझेंगे। ठीक है ना। तो देखो ये 3 तरह की प्राइसेस हैं, तीनों का डिफरेंस याद रखना है। एक कमोडिटी की अपनी प्राइस, एक उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस जिसके बगैर वो इस्तेमाल नहीं होगा, जिसके साथ हमेशा इस्तेमाल होगा, और एक उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट जितना एक्सपेंसिव है आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट एक्सपेंसिव है तो दूसरी चीज़ की डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है तीनों का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टी के अलावा, टी के अलावा मैंने सब्स्टिट्यूट में बहुत सारी एग्जांपल्स दी। मैंने आपको ओन प्रोडक्ट में आप कोई सी भी प्रोडक्ट की प्राइस को उसकी डिमांड पे इफेक्ट देख लें। भाई ब्रेड की प्राइस बढ़ने से ब्रेड की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है ना। और मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं, टमाटर की प्राइस बढ़ने से टमाटर की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है ना। किसी भी चीज़ की बात कर लें, किसी भी चीज़ की अपनी प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट है। अब इसमें टी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, मार्केट में कोई भी चीज़ है उसकी आप यहाँ पे मिसाल ले सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत इजी हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि टेस्ट की बात हो रही है तो ज़ाहिर है हमारा टेस्ट भी हमारी डिमांड पे इफेक्ट डालता है। कुछ चीज़ें हमें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती, ज़ाहिर है हम उसके अकॉर्डिंगली ही डिमांड कर रहे होते हैं। फिर वेदर कंडीशंस भी हमारी डिमांड को इफेक्ट डालती हैं। ठीक है ना। विंटर सीजन में कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे सूप वगैरह हो गए। ठीक है ना। समर सीजन में अपनी कुछ चीज़ों की डिमांड होती है, जूसेस वगैरह की। इसी तरीके से रेनी सीजन में भी कुछ चीज़ों की डिमांड हो जाती है। तो सीजन वाइज भी, वेदर वाइज भी डिमांड में चेंज आ रहा होता है। सॉरी, हाँ ठीक है। फिर आगे पे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी डिमांड पे इफेक्ट डाल रहा होता है। ठीक है ना। आप पढ़ेंगे बिजनेस के अंदर भी, मार्केटिंग वगैरह के अंदर इसको। तो एडवर्टाइजमेंट एक कोई अगर सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वो कह रहे हैं फॉर अ सर्टेन गुड विल इंक्रीज डिमांड फॉर इट। इसमें बहुत सारी मिसालें ली जा सकती हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। आप अक्सर देख रहे होते हैं कि भाई जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें जो रमज़ान चल रहा है तो वो रमज़ान के रिस्पेक्ट से और वो फैमिली दिखाएंगे आपको हमेशा। ठीक है ना। वो आपसे बहुत रिलेट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में अगर बन रहा है तो वो ईद वगैरह इनके त्यौहार दिखा रहे होंगे, इंडिया में बन रहा है तो वो होली
और ये सारे त्योहारों के अकॉर्डिंग, फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो एडवर्टाइजमेंट बना रहे होंगे, क्योंकि वो आपसे रिलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फिर बॉटल के खुलने की आवाज़, ठीक है ना, आइस क्यूब्स की आवाज़, ये सारी साइकी आपकी उन्हें पता है, ठीक है। ये सारी स्टडी की बेस पर फिर वो इतने बिलियंस और मिलियंस स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, क्योंकि सारी चीज़ें होता है ना, एकदम से आप सॉफ्ट ड्रिंक का कोई आप देखते हैं, उसमें आपको उसके ओपन होने की, बॉटल ओपन होने की आवाज़ और उसके आइस क्यूब की आवाज़ एकदम से आपको इफेक्ट डालती है, एकदम से उसका दिल करता है आपको कि यार कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, इसी वजह से कंपनीज बिलियंस स्पेंड कर रही होती हैं एडवर्टाइजमेंट पे। पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड का, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ डिमांड भी क्या होगी चीज़ों की, सर्टेन बात है ना भाई, जाहिर है लोग ज़्यादा हैं तो चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे आप सिंपल सी मिसाल ले लें, कराची और लाड़काना की ले लें, कराची में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, लाड़काना में? कराची में। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई मुश्किल बात कोई लगी आपको? अच्छा, जब मैं एमसीक्यूज़ पे आऊँगी ना इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, तो मुश्किल बात लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भाई अपने लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड कुछ भी नहीं है, अभी हमने पहला फैक्टर जो डिस्कस किया कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है। जब भी आप इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी, कोई भी लॉ पढ़ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा होता है। वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पढ़ा था ना, साइंस मेथोडोलॉजी के लिहाज से इकोनॉमिक साइंस जैसी है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रही होती है, वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे कौन किसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बता रहे हैं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, कॉज है प्राइस का बढ़ना, इफेक्ट क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लोअर क्वांटिटी डिमांड, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये वही बात है जो अभी अभी देख कर आए हम। आगे ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है जो आपको शायद आपके लिए नहीं हो, सेटरस पैरेबस। सेटरस पैरेबस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब ये है कि अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट, सेम, अनचेंज्ड। अदर फैक्टर्स क्या हैं भाई? अदर फैक्टर्स में हमने कहा प्राइस के अलावा भी जितने भी फैक्टर्स पढ़ के आ रहे हैं ना, वो भी तो डिमांड पे इफेक्ट डाल सकते हैं। इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, सब्सिट्यूट गुड की प्राइस, टेस्ट, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या रहने चाहिए? सेम, कांस्टेंट, अनचेंज, इनमें कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए। ये है सेटरस पैरेबस, यानी एक अजम्पशन है जो इस थ्योरी के अंदर ली गई है, ठीक है ना। अगर हम इस अजम्पशन को हटा देंगे तो इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन नहीं रह पाएगा और फिर ये लॉ नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन है जिसको इस तरह से लिखा गया है सेटरस पैरेबस, जिसका मतलब है अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। लैटिन टर्म है। ठीक है जी, तो ये बात भी हम कर चुके थे, बस ये टर्म आपने इससे पहले नहीं देखी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब लॉ या थ्योरी को इकोनॉमिक्स में किस तरह से पढ़ा जाता है? किसी भी थ्योरी को जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उसको तीन तरह से देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि थ्योरी क्या कहती है, ठीक है ना। स्टेटमेंट अभी आपने देखी, द हायर द प्राइस ऑफ अ गुड द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड, द लोअर इज द प्राइस ऑफ अ गुड द हायर विल बी द क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। ये क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से आपने ये चीज़ देख ली। फिर हम उसको सेकंड तरीका क्या देखते हैं, उसके हम एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या होता है? नंबर्स होती हैं, फिगर्स होते हैं, ठीक है ना। आप उसी चीज़ को जो आपने बात बोली है उसी चीज़ को आप फिगर्स की फॉर्म में शो करते हैं। फिगर्स खुद की बनाई हुई हैं, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं,
लेकिन वो फिगर्स क्या बता रही हैं, वही स्टेटमेंट को प्रूव कर रही होंगी। अभी हम टेबल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे मुश्किल चीज़ लगती है स्टूडेंट्स को वो है ग्राफ। इकोनॉमिस्ट को ग्राफ बहुत पसंद है, हर कॉन्सेप्ट का ग्राफ है, स्पेशली माइक्रो के अंदर हर कॉन्सेप्ट के अंदर आप ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ सिंपल से स्टार्ट होते होते ऐसे होते चले जाएंगे कि खौफनाक, ठीक है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चीज़ मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को वो ग्राफ ही लगती है। तो हम टेबल की मदद से फिर क्या बना रहे होंगे, ग्राफ बना रहे होंगे, ठीक है। ये तरीक़ेकार है किसी भी थ्योरी को पढ़ने का इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो पहली बात हमने क्या देखी कि भाई स्टेटमेंट कहती है कि प्राइस का उसकी क्वांटिटी डिमांड के साथ एक इन्वर्स रिलेशन है। सेट्रस पैरेबस, ठीक है ना। यहाँ पे जो दो फैक्टर्स, दो वेरिएबल्स आपने लिए हैं, उनमें एक वेरिएबल कहलाता है डिपेंडेंट और दूसरा कहलाता है इंडिपेंडेंट। मैथ्स में भी हम देख रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, हाँ, जो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट जो मॉडल के अंदर डिटरमिन नहीं हो रहा, कोई दूसरी फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन मॉडल के अंदर जिन चीज़ों की बात हो रही है उनमें से कोई फैक्टर उसको डिटरमिन नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स में से कौन सा आपको लगता है डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट, क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड जो है उसको प्राइस डिटरमिन कर रही है, वो प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी। अच्छा, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप आता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का। टेबल बनाएंगे, स्केड्यूल देखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड किन दो वेरिएबल्स का रिलेशन बता रहा है, प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ। तो टेबल में जो वैल्यूज़ ली जाएंगी वो भी इन्हीं दो की ली जाएंगी, ठीक है ना। तो दो कॉलम्स हमारे पास बनेंगे, एक कॉलम बनेगा प्राइस का, दूसरा कॉलम बनेगा क्वांटिटी डिमांड का। अच्छा, अब मैं बहुत सिंपल वैल्यूज़ ले रही हूँ, लेकिन वो वैल्यूज़ जिस डायरेक्शन में जा रही होंगी वो आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड पे अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसे कि आपको इन वैल्यूज़ को देखकर क्या लग रहा है, लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है, बस हमें टेबल के थ्रू यही शो करना है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते थे, मैंने ये सिंपलेस्ट, अभी हम बनाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म टेबल की यूज़ करी है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म इस वजह से है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर दफ़ा प्राइस जब 1 से बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड 10 से कम हो रही है, हर दफ़ा क्वांटिटी डिमांड 10 से चेंज हो रही है। ये चेंज मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है डेलिबरेटली। आपके स्टडी टेक्स्ट में ये चेंज कांस्टेंट नहीं है, तो मिस इससे क्या फ़र्क पड़ता है, रिलेशन तो इन्वर्स दिखना चाहिए, बस इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे पूरा का पूरा ग्राफ चेंज हो जाता है। अगर आप हर दफ़ा वैल्यूज़ को सेम रेट से चेंज करेंगे तो उसका स्लोप कांस्टेंट कहलाता है, ये कि स्लोप इज़ कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होने से क्या होता है कि जो आपकी लाइन बनती है, जो कर्व बनता है वो लीनियर बनता है, ठीक है। कर्व दो तरह के होते हैं, एक कर्व कहलाता है लीनियर कर्व, इसको आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, और दूसरा कहलाता है नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर। लीनियर कर्व कब बनता है, जब स्लोप क्या ले रहे होते हैं आप, कांस्टेंट, तो आपका लीनियर कर्व बनकर आता है। अभी हम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा।
और नॉन लीनियर कब बनता है? जब स्लोप वेरी कर रहा होता है, जब स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। तो मैंने यहाँ डेलिबरेटली वैल्यूज़ को सेम रेट से चेंज करा है क्योंकि मैं चाहती थी कि जो हमारा फर्स्ट ग्राफ हो वो लीनियर हो। ज़ाहिर है आसान से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना, स्टेप्स आगे जाएंगे। अच्छा, तो मिस बुक में नॉन लीनियर बना हुआ है तो क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हर कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है, पर डिमांड के अंदर आप डिमांड कर्व को लीनियर बनाएं या नॉन लीनियर बनाएं, इससे उसके कॉन्सेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट या कहेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें अगर कर्व नॉन लीनियर बना हुआ है तो नॉन लीनियर ही बनाना है। लीनियर बना दिया तो पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि इस चीज़ की हमें आज़ादी है कि हम दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हैं, तो मैंने लीनियर पे ही प्रेफरेंस दी है अपनी, ठीक है। तो बुक वाले को देखकर कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप उनकी वैल्यूज़ को भी फॉलो करके ग्राफ बनाएंगे तो वो नॉन लीनियर बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मेरी अपनी कोशिश थी कि फर्स्ट ग्राफ लीनियर हो, इस वजह से मैंने इसको इस तरह से रखा है। अब ग्राफ कैसे बनता है? बाय एज्यूमिंग के यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उनको ग्राफ की कोई नॉलेज नहीं है, ये एज्यूम करते हुए। हो सकता है आप में से कुछ को बहुत हो, कुछ को ज़रा सी हो, कुछ को बिल्कुल भी ना हो, तो एज्यूम ये करते हैं कि किसी को कोई नॉलेज नहीं है। और ये एज्यूम करते हुए मैं बिल्कुल कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता दूं, वो ये कि भाई ग्राफ की डायमेंशन बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाया जाता है। 2 डायमेंशनल ग्राफ किसे कहते हैं? जिसमें 2 एक्सिस होते हैं। एक कहलाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी का उल्टा तो नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है, जिसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं मैथ्स के अंदर जब आप बना रहे होते हो। रीज़न क्या है उसकी वो भी मैं बताती हूँ। और ये कहलाता है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना, इसको वाई एक्सिस भी कहलाया जाता है। ये अक्सर यहाँ पे मैथ्स में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे वाई एक्सिस लिखा होता है, यहाँ एक्स एक्सिस लिखा हुआ होता है, ठीक है। जहाँ ये दोनों एक्सिस ज्वाइन हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये वो क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। नॉर्मली आप मैथ्स में ऐसे बना रहे होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है ना। वो हम आगे जब ऐसे किसी ग्राफ में जाएंगे, कुछ जहाँ वैल्यूज़ नेगेटिव में भी जाएंगी तो उस पर फिर बात कर लेंगे। यहाँ भी जो हमने बनाया है इसमें दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ ये दोनों एक्सिस ज्वाइन होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन पे यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, यहाँ जो भी वेरिएबल होगा, दोनों की वैल्यूज़ ओरिजिन पे क्या होती हैं? 0 होती हैं। यानी जब भी आप वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं तो स्मॉल से लार्ज नंबर पे जाते हैं, ठीक है ना, छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ जाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि मैथ्स के अंदर आप हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस क्यों कहते हैं? क्योंकि मैथ्स में आप एक्स को हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूम करते हैं। हमेशा इक्वेशन लिखी हुई होती है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है ना। जब इक्वेशन ऐसी होती है तो इसमें आप कह रहे हैं कि x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंड कर रहा है x पे। क्यों भाई? क्योंकि हम x की वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे तो y की न्यू वैल्यूज़ आती रहेंगी। अगर x 1 है तो y 2 के बराबर हो जाएगा, अगर x 2 है तो y 4 के बराबर हो जाएगा, अगर x 3 है तो y 6 के बराबर, यानी y x पे डिपेंड कर रहा है। तो मैथ्स के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमेशा कहाँ प्लॉट किया जाता है? एक्स एक्सिस पर, इसलिए वो नाम ही उसका एक्स एक्सिस है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका वो वाई एक्सिस से प्लॉट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है कि हमें पता है कि प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एज पर मैथ्स रूल उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको ये बात बोलूँगी कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस बात को फॉलो नहीं करते। और इकोनॉमिक्स में एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक ट्रेडिशन है कि प्राइस या कॉस्ट रिलेटेड जितना भी डाटा है, प्राइस या कॉस्ट रिलेटेड जितना भी डाटा है वो हमेशा कहाँ प्लॉट होता है? वाई एक्सिस पर। हमेशा वो वाई एक्सिस पे आपको दिखेगा। किसी भी चीज़ की प्राइस, वो किसी गुड की प्राइस हो, लेबर की प्राइस हो। लेबर की प्राइस क्या होती है? वेजेस। लेबर की प्राइस क्या है? वेजेस। कैपिटल की प्राइस क्या है? इंटरेस्ट रेट। जितनी भी तरह की प्राइसेस हैं वो हमेशा आपको इकोनॉमिक्स में कहाँ दिखेंगी? वाई एक्सिस पे। ऑल्दो वो इंडिपेंडेंट होती हैं और वो किसी दूसरे फैक्टर
को डिटरमिन कर रही होती हैं वो प्लॉट एज पर मैथ्स रूल कहाँ होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पर। लेकिन इकोनॉमिक्स में हमेशा जितनी प्राइसेस हैं उनको आप कहाँ प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर। ये इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है। इसकी एक रीज़न मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, लेकिन वो अभी बता दी तो ऐसे करके यहाँ से ऊपर चली जाएगी, इसलिए जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक और रीज़न भी बताऊंगी इसकी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हम क्यों अपने लिए मुश्किल करें, कोई पेपर में थोड़ी वो पूछेगा कि क्यों हो रहा है। तो अभी हम यही जहन में रखते हुए कि ये एक ट्रेडिशन है, एक कॉमन प्रैक्टिस है, आप प्राइस को कहाँ प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पर। ये हर चीज़ में ऐसा नहीं है, सिर्फ प्राइस रिलेटेड डाटा के अंदर है, बाकी सारी चीज़ों में वही आप मैथ्स रूल ही फॉलो करते हुए चलेंगे। और अभी मैं अचानक से कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं देने वाली कि भाई इसका ग्राफ बनाएं और बताएं कौन कौन कहाँ प्लॉट होगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपको खुद ही समझ में आता जाएगा। तो अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसमें मिस्टेक होने की वजह से स्टूडेंट्स के ग्राफ गलत बन जाते हैं कि अलोंग द एक्सिस यानी एक एक्सिस की बात हो रही है सिर्फ, जैसे वाई एक्सिस को आप ले लें। अलोंग द एक्सिस आपने ख्याल रखना है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन वैल्यूज़ और जो डिफरेंस है बिटवीन वैल्यूज़ दे शुड बी सेम। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मैंने प्राइस की वैल्यू प्लॉट करनी है, प्राइस में सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है, 1। अच्छा, मैंने इस लाइन पर 1 ले लिया, यानी मैंने 0 से 1 के दरमियान इतना डिस्टेंस लिया। अब जब मैं 2 प्लॉट करूंगी तो मैं इसी डिस्टेंस के साथ प्लॉट करूंगी, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान भी 1 का ही डिफरेंस है। तो क्योंकि मैंने डिफरेंस क्या लिया हुआ है, सेम, सब वैल्यूज के दरमियान 1 का डिफरेंस है, तो डिस्टेंस भी क्या लेना है, सेम लेना है। अगर मैंने 1 के बाद 2 यहां प्लॉट कर दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है, डिस्टेंस ज़्यादा आ गया। जब मैंने कहा कि 0 से 1 के दरमियान इतना डिस्टेंस है, तो 1 से 2 के दरमियान इतना डिस्टेंस कैसे हो गया, 0 से 1 के दरमियान का डिफरेंस क्या है, 1 का ही है, 1 से 2 के दरमियान का भी डिफरेंस क्या है, 1 का ही है। तो एक में 1 का डिफरेंस इतना है, एक में 1 का डिफरेंस इतना है, तो ये इलॉजिकल सी बात है। अब हमारे पास क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो इस वजह से हम इसकी इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो इतने ही डिस्टेंस के साथ 2 आएगा, इतने ही डिस्टेंस के साथ 3, इतने ही डिस्टेंस के साथ 4, इतने ही डिस्टेंस के साथ 5। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इस अलोंग द एक्सिस अगर मैंने इतना डिस्टेंस लिया है तो एक्स एक्सिस में भी इतना ही डिस्टेंस लेना है, वो एक्स एक्सिस की अपनी बात है। यानी एक्स एक्सिस में मैंने कहा कि 0 के बाद 10 मैं यहाँ प्लॉट कर रही हूँ, तो 10 के बाद 20 भी एक अंदाजे से इतना ही प्लॉट होना है, ठीक है, क्योंकि अगेन 0 से 10 के दरमियान 10 का डिस्टेंस है, 10 से 20 के दरमियान भी 10 का ही डिफरेंस है, तो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। यह भी लीनियर ग्राफ है ना, इसमें अभी ये वाली प्रॉब्लम आपको शायद इतनी रियलाइज़ ना हो, नॉन लीनियर में समझ में आएगी ज़्यादा। इस तरह से हमने अपने वैल्यूज़ प्लॉट कर लेनी है। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, बिल्कुल हो सकता है कुछ बोल रहे हो, इतनी बेसिक बातें तो हमें पता ही हैं, लेकिन ये कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होता। तो जब प्राइस 1 होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, 50 है। 1 से आगे आएंगे, 50 से ऊपर आएंगे, जहाँ ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये एक पॉइंट मिल गया आपको। इसी तरीके से जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 40, 40 से ऊपर आएंगे, 2 से आगे आएंगे, ये एक पॉइंट मिल गया आपको। अच्छा, ये मैं ज़रूरी है डॉटेड लाइंस, इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाने की ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। बग़ैर डॉटेड लाइन को यूज़ करके भी ग्राफ बनाया जा सकता है, बट इससे एक तो परफेक्शन आती है, दूसरा हर सब्जेक्ट के कुछ तरीक़ेकार होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ग्राफ को इन डॉटेड लाइंस के थ्रू बनाया जाता है मोस्टली, ये एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। पेपर में आपको ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बनाएंगे और ग्राफ को नहीं समझेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज करेक्ट नहीं हो पाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ग्राफ की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए। ये आ गए आपके पास पॉइंट्स। ये अभी तक कर्व नहीं बना है। कर्व कब बनता है, जब आप पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। जब हमने ज्वाइन करा तो कुछ इस तरह का कर्व आपके पास आ रहा है,
कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिस ये कर्व तो नहीं है, ये तो लाइन है, लेकिन कर्व की डेफिनेशन क्या है? कर्व को हम सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं कर्व। कर्व में लीनियर और नॉन लीनियर होता है, ये लीनियर कर्व हमने बनाया है। और ये कर्व क्या कहलाता है? डिमांड कर्व। और इकोनॉमिक्स में हम इसको सिर्फ किससे शो कर रहे होते हैं? कैपिटल डी से। जिस कर्व पे भी कैपिटल डी लिखा हुआ वो समझ में आ जाता है कि ये डिमांड कर्व बना हुआ है। इस डिमांड कर्व का स्लोप क्या है? ये अपवर्ड स्लोप बना हुआ है या डाउनवर्ड स्लोप बना हुआ है? अच्छा, नीचे से नहीं देखेंगे हम, इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर देखें हम तो इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है ना। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी कहलाता है और नेगेटिवली स्लोप्ड भी कहलाता है। डिमांड कर्व नहीं हो सकता ना, कोई और कर्व तो हो सकता है। डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोप क्यों बन रहा है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। जब भी दो वेरिएबल्स का आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है तो उनका कर्व डाउनवर्ड स्लोप बनता है। जब भी दो वेरिएबल्स का पॉजिटिव रिलेशन होगा तो आपको अपवर्ड स्लोप कर्व दिखेगा। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो कि मैंने आज आप लोगों को बता दी। आज हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, टेबल देख लिया, उसका ग्राफ देख लिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी कि इसमें एक फ़र्स्ट ग्राफ हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक है ना। तो बस अब आप फेमिलियर होते चले जाएंगे ग्राफ से, ठीक है ना। तो अगेन भाई कंसिस्टेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सीए करने के लिए। अगर आप लोग अपने टाइम के साथ और अपने पेरेंट्स के पैसों के साथ मुखलिस हैं तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी जो है ना उसको अपना लें। शुरू में क्लास ज्वाइन करना फिर बीच में छोड़ देना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर सीए करना है, सोच लिया है पीआरसी में एडमिशन लेना है तो प्लीज़ कंसिस्टेंट हो जाएं। ये इसमें आप ही का फ़ायदा है। बेहतर है कि बग़ैर ठोकर खाए पहली गो में निकल जाएंगे, अदरवाइज़ फिर अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लग रही होंगी। तो आज यहीं तक रखते हैं और मैं आज आप लोगों से चैप्टर 2 की स्लाइड्स और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ भी शेयर कर दूंगी। चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ अभी इतने ज़्यादा तो आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमने करे हैं। मैं देख भी लेती हूँ। आप लोगों के पास अब 2 दिन हैं, सैटरडे संडे ऑफ होगा आप लोगों का। तो जो काम दिया जाए उसको प्लीज़ इन 2 दिनों में कर लीजिएगा। अभी आप लोग छोड़ ही दें, ऐसा करें। जब हम डिमांड का पार्ट अपना कवर कर लेंगे ना फिर मैं चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ दूंगी आपको। अभी बस आपने ये करना है कि जो चैप्टर 1 के 1 से लेकर 63 तक एमसीक्यूज़ मैंने बोले हैं उनको आप लोग जो है वो कवर करके आइएगा लाजमी, ठीक है। उसमें जो कन्फ्यूजन है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।